मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आज इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है। दो तरह से हम क्लासिफाई करते हैं मैटर को। पहला क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में स्टेट ऑफ मैटर हम कह सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीन मेन स्टेट ऑफ मैटर है। इसके अलावा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा स्टेट को भी ठोस, द्रव और गैस की तरह पदार्थ की अवस्था माना गया है। देख रहे हैं जैसा कि ठोस में, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वे काफी क्लोज होते हैं, काफी पास होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अंतराण्विक स्थान काफी कम होता है। अंतराण्विक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी अधिक होता है। ये पदार्थ रिजिड होते हैं अर्थात कठोर होते हैं। इनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। इनके कणों के बीच जो वाइब्रेशन है वो काफी कम होता है। इनके कणों में कंपन होती है, काफी कम होता है। इसकी तुलना में यह लिक्विड, जिसके अणुओं के बीच अंतराण्विक स्थान थोड़ा अधिक होता है, ठोस की तुलना में अंतराण्विक बल कम होता है, आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है। यह रिजिड नहीं होता है, इसमें बहने की प्रवृत्ति होती है। इसको रखने के लिए बर्तन की आवश्यकता होती है। ये गैसियस फॉर्म है। गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था है कि जब हम किसी पदार्थ के अणु को देखते हैं कि काफी दूर दूर है, उसके अणु काफी दूर दूर हैं, उनके बीच कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, फ्री फ्लो में है, फ्री मोशन में है। जिस कंटेनर में उसको रखा गया उस कंटेनर की दीवार से उसका कोलिजन होता रहता है, आपस में भी कोलिजन होता रहता है, टक्कर होता रहता है। तो यह अवस्था गैसीय अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। जिस बर्तन में रखिए उसका आयतन, उसका शेप ग्रहण कर लेता है। यह रिजिड नहीं होता, कंप्रेसिबल होता है। बहने की प्रवृत्ति होती है, ब्लो की टेंडेंसी होती है। ये गैसियस स्टेट होता है। और ये जो स्टेट्स हैं ये आपस में इंटरचेंज होता है एनर्जी के कारण। जब हम ठोस को, सॉलिड को एनर्जी देते हैं तो इसका जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करता है। और जैसे ही ये एनर्जी गेन करता है, इसका जो काइनेटिक वेलोसिटी है, काइनेटिक मोशन है, जो वाइब्रेशन है इसमें, उसका स्पीड बढ़ जाता है। और वाइब्रेशनल स्पीड बढ़ने के कारण, मोशन बढ़ने के कारण इसके बीच जो फोर्स काम करता है वो कम हो जाता है। और जैसे ही फोर्स कम होता है इसका स्टेट चेंज करने लगता है। जितने भी सॉलिड होते हैं, प्योर सॉलिड का एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट होता है। जिस बिंदु तक ताप प्राप्त करने पर, उतना एनर्जी प्राप्त करने पर यह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। इसको और अधिक एनर्जी मिलती है तो इसके अणुओं की बीच की दूरी और ज्यादा बढ़ती है और सेम प्रक्रिया होती है, यह गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। फिर गैस को हम ठंडा करके द्रव और द्रव को ठंडा करके ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बिना द्रवित हुए गैस में बदल जाते हैं, उसको सब्लिमेट कहते हैं, सब्लिमेशन होता है उनका। तो इस तरह से ये फिजिकल क्लासिफिकेशन है। लेकिन केमिस्ट्री में हमको मेन, केमिस्ट्री का जो आधार है, बेस है, वो इसका केमिकल क्लासिफिकेशन है। और केमिकल क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि मैटर को हम दो भाग में बांट देते हैं। क्लियरली दो तरह के मैटर होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ होता है और एक अशुद्ध पदार्थ होता है, प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर।
प्योर मैटर होता है शुद्ध पदार्थ जिसकी दो श्रेणियां होती हैं, एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। एलिमेंट मतलब तत्व। अब तत्व किसे कहते हैं? तत्व कहते हैं ऐसे पदार्थ को, ऐसे शुद्ध पदार्थ को जिसे किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भागों में नहीं तोड़ा जा सकता है। An element is a substance that cannot split into two or more simpler form by any physical or chemical method. यहाँ पे फिजिकल और केमिकल मेथड कहना जरूरी है, क्योंकि फिजिकल और केमिकल मेथड का अगर हम नहीं नाम लेते हैं तो कहेंगे, सीधे कहेंगे कि नहीं तोड़ा जा सकता है तो गलत हो जाएगा। क्योंकि रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम देखते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन में तोड़ा जा सकता है न्यूक्लियस को, एक यूरेनियम को तोड़ करके बेरियम और क्रिप्टन में चेंज किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भी टूटता है, अलग प्रकार के नए एलिमेंट बनते हैं, तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है। केमिकल रिएक्शन में भौतिक या रासायनिक विधि से जिनको नहीं तोड़ा जा सकता है सरल भागों में, लोहा है उसको तोड़ेंगे, कितना भी छोटा कण लेंगे लोहा ही रहेगा, चेंज होकर दूसरा नहीं बनेगा, तो वह एलिमेंट कहलाता है। एलिमेंट। और दूसरा प्रकार इसका होता है शुद्ध पदार्थ का कंपाउंड, जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात के मिलने से बना होता है और उसमें अवयवी तत्व के गुण मौजूद नहीं रहते। मतलब कोई भी कंपाउंड है, कोई भी यौगिक है, उसमें दो चीज का होना जरूरी है। पहला, उसका जो फॉर्मेशन हुआ वो एक से अधिक एलिमेंट के द्वारा हुआ, दोनों एलिमेंट का जो रेशियो है वो फिक्स रेशियो है, वह रेशियो बनाने के मेथड पे डिपेंड नहीं करता है, और जो बनाने वाला मॉलिक्यूल है, एलिमेंट है, जो एटम है भाग लिया उसको बनाने में, उसका गुण उसमें मौजूद नहीं हो, उसका गुण चेंज हो जाता है। जैसे जल, वाटर। हेनरी कैवेंडिश ने 1955 ईस्वी में पता लगाया कि जल एक यौगिक है। तो जल एक यौगिक है, क्यों, कैसे जल एक यौगिक है? H हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन, मतलब 1:8 भार के हिसाब से इस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करता है। जल में न तो हाइड्रोजन का गुण होता है स्वतः जलने वाला, न ही उसमें ऑक्सीजन का गुण होता है जो दहन का पोषक है। जल तो आग को बुझा देता है, न जलता है न जलने में मदद करता है। इसका मतलब क्या हुआ? जल एक यौगिक है। तो ये कंपाउंड हो गया। अब एलिमेंट को हम तीन भाग में बांटते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। मेटल कहते हैं ऐसे एलिमेंट को जिनमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज होता है, और मेटल का एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि वह इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला नहीं होता है। एक्सेप्शनली कभी होता है, गेन करने वाला नहीं होता है। तो वह मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करे, केमिकल प्रॉपर्टीज मोस्ट कॉमन, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो यह जो है मेटल है 92 के आसपास। बाकी मेटेलॉइड्स 7 हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ये 7 हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसको उपधातु की श्रेणी में रखा गया है। इसके अतिरिक्त जो भी 19 एलिमेंट है वो 19 एलिमेंट क्या है? नॉन मेटल है। यह इसमें समूह 18 के सभी तत्व हैं, समूह 17 के तत्व हैं। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर और सेलेनियम। ये हो गया तत्वों का वर्गीकरण। अब जितने भी यौगिक होते हैं वो यौगिक दो तरह के होते हैं, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक यौगिक का मतलब जो कार्बन के जो कंपाउंड हैं, मेनली हाइड्रोकार्बन, कार्बन के कंपाउंड में CO2 नहीं, CaCO3 नहीं,
ये भी कार्बन का कंपाउंड है लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बनिक यौगिक मतलब सिर्फ हाइड्रोकार्बन और उससे बनने वाला यौगिक। हाइड्रोकार्बन मीथेन है, मीथेन से मिथाइल क्लोराइड बन गया, मीथेन से मिथाइल अल्कोहल बन गया, मीथेन से फॉर्मल्डिहाइड बन गया। तो ये जो एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है डेरिवेटिव है मीथेन का, हाइड्रोकार्बन का। तो हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और बाकी जितने भी कंपाउंड होते हैं इसके अलावे वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो कंपाउंड को हम दो श्रेणी में बांट सकते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर होता है जो किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको हम मिक्सचर कहते हैं। अब मिक्सचर दो तरह का होता है। एक होता है होमोजेनस, जिसको कहते हैं समांगी मिश्रण, और ये समांगी और एक हेट्रोजेनस, जिसको कहते हैं विषमांगी मिश्रण। होमोजेनस का एक ही प्रकार होता है जो समान रूप से मिला हुआ, जैसे पानी और चीनी मिला दिए शरबत बन गया, समान रूप से है। एक ड्रॉप कहीं से भी थाली में शरबत रख लीजिए और एक ड्रॉप कहीं से भी उठाइए, उसका स्वाद सेम होगा। कहीं कहीं से एक एक ड्रॉप लेकर टेस्ट कर लीजिए। पूरी तरह से मिला हुआ है दोनों अवयव, उसका पानी और चीनी डिजोल्व है कंप्लीटली, तो वह होमोजेनस मिक्सचर का उदाहरण हुआ। ऐसे मिश्रण को वास्तविक विलयन या ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। इसको कहते हैं वास्तविक विलयन या ट्रू सॉल्यूशन। हेट्रोजेनस जो विषमांगी होता है, पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होता, एक दूसरे अवयव पूरी तरह से दोनों अवयव आपस में मिले हुए नहीं होते हैं, उनको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। और विषमांगी मिश्रण दो तरह का होता है, एक कोलाइड होता है, दूसरा निलंबन होता है। अब आकार की बात करें, विलय के कणों के आकार की बात करें, तो इसका डायमीटर जो होता है वो 10⁻⁷ सेंटीमीटर से छोटा होता है। इससे छोटा साइज का सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट का व्यास इससे छोटा होता है तो उसको हम वास्तविक विलयन कहते हैं। अगर इसका व्यास 10⁻⁷ टू 10⁻⁵ के बीच है तो इसको हम कोलाइड कहते हैं। और अगर 10⁻⁴ या उससे बड़ा है तो इसको हम सस्पेंशन कहते हैं, निलंबन कहते हैं। तो ये है कोलाइड, निलंबन। अब कोलाइड और निलंबन के अलग अलग होते हैं, नेचर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होते हैं। ये दोनों टिंडल प्रभाव दर्शाता है। तो नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे टिंडल प्रभाव क्या है। और मैं लगातार प्रयास करूंगा 11 और 12 के छात्रों के लिए जो उपयोगी मटेरियल है वो एक के बाद एक प्रतिदिन मेरा आता जाए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं लगातार आपके लिए नया नया वीडियो लेकर आता रहूं। धन्यवाद।